दोस्तों, रूस इस समय काफी चर्चे में आ रहा है। बताया जा रहा है कि रूस ने ईरान को मानवीय सहायता भेजने वाला पहला देश बना है। रूस ने ईरान को 76 विमानों से 13 टन से भी ज्यादा दवाइयां और मेडिकल का सामान भेजा है। ईरान के लिए यह एक बहुत बड़ी सराहनीय बात है। साथ ही ट्रम्प ने जिस तरह से वॉर को लेकर अपनी बातें रखी थी ईरान से डील करने की, उसी पर अब ईरान के IRGC के मोहसिन रेजाई का इस समय बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि युद्ध का अंत हमारे हाथ में है। हम युद्ध खत्म करने के बारे में तभी सोचेंगे जब हमें से अपने सभी नुकसान का पूरा मुआवजा मिल जाएगा और हमें भविष्य के लिए 100% गारंटी मिल जाएगी, जो कि फारस की खाड़ी से US के हटने के बिना मुमकिन नहीं है। باز نخواهد شد. هیچ ناو آمریکایی حق ورود به خلیج فارس را نداره. حضور آمریکا در خلیج فارس عامل اصلی ناامنی‌های 50 سال اخیر است. بدون خروج آمریکا از خلیج فارس و کنترل تنگه هرمز به دست خود کشورهای منطقه، مثلا ما و کشور عمان که دو طرف این تنگه هستیم، امکان نداره امنیت به وجود بیاد. پایان جنگ هم در دست ماست. इसी पर लोगों ने कहा कि ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका दूसरे देशों के मामलों में दखल देना बंद नहीं करेगा और अपनी सेना फारस की खाड़ी से नहीं हटाएगा तो इलाके में तनाव खत्म होना मुश्किल है। उनका कहना है कि युद्ध की आग को भड़काने में अमेरिका की नीतियों का भी बड़ा हाथ है। अमेरिका अक्सर दूसरे देशों में ताकत दिखाने और दबाव बनाने की नीति अपनाता है। साथ ही दूसरी तरफ इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू के लापता होने पर लोगों का कहना है कि अब नेतन्याहू नहीं रहे, यानी नेतन्याहू ईरान के एयर स्ट्राइक के दौरान मारे जा चुके हैं। क्योंकि इजराइल में कल एक मीटिंग के दौरान भी नेतन्याहू गायब थे और आज तक पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि बेंजामिन नेतन्याहू के बिना मौजूदगी के कोई मीटिंग हुई हो। लेकिन कल की मीटिंग में नेतन्याहू गायब। वहाँ के लोगों का भी कहना है कि अगर नेतन्याहू है तो फिर वो लोगों के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו עולה מדרגה ונכנס לאישור את ההכרעה שתימשך ככל שידרש. אני מברך את הנשיא טראמפ על המכה הקשה שהנחית הלילה את साथ ही वहां के एक रिपोर्टर ने इस बात को कंफर्म करते हुए बताया है कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। ईरान ने जो मिसाइल दागी थी वह सीधा उस जगह पर गिरी जहां नेतन्याहू मौजूद थे, जिसके कारण उनकी मौत हो गई है, जिसको लेकर अभी भी कुछ लोग इसे नहीं मान रहे हैं। Right now in one of the locations that was attacked, you can see just behind me Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has visited this place. This is one of the locations where a deadly attack took place. 9 people were killed and there were in fact more than 25 who were injured out here. You can see Netanyahu in fact visiting this particular location out here, and this is the latest that we are picking up in Bet Shemshesh, where in fact these are the visuals of the... साथ ही सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ईरान शायद जानबूझकर नहीं बता रहा है। अगर ये सच है तो जैसे ही खबर पक्की होगी पटाखे फोड़े जाएंगे और ईद में दोगुना खुशी मनाया जाएगा। साथ ही ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मिसाइल हमले में मारे जाने की पुष्टि की है। ईरान ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि नेतन्याहू को उनके मिसाइल हमले में मारा गया, जिसके बाद उन्हें सफेद कपड़े में लपेटकर एम्बुलेंस से ले जाया गया। अगली खबर है LPG गैस सिलेंडर को लेकर। कुछ दिनों पहले ही मोदी जी ने यह बताया था कि हम किस तरह बर्तन में छेद करके नाले से भी रसोई गैस बना सकते हैं, जिसके बाद विपक्ष के संजय सिंह ने इसे ट्रोल करते हुए कल अपने लोगों के साथ एक नाले के पास जाकर बर्तन में पाइप डालकर मोदी जी की बात को प्रूफ करने पहुंचे। पर गैस का तो पता नहीं चला, लेकिन मोदी जी का मजाक पक्का बनकर रह गया। लगाइए भाई, लगा दिया नाली, लग दिया। अरे उसको ठीक से लगा दीजिए। ये देखिए, ला भाई चाय पत्ती लाइए। नाली में लगा दिया आपने भैया। लगा दीजिए। अब सोशल मीडिया पर चल रहा है देश में LPG की कोई कमी नहीं है, जैसे कोरोना में ऑक्सीजन और बेड की कमी नहीं थी। एक और व्यक्ति लिखता है मोदी जी आज उसको ढूंढ रहे होंगे जिसने यह पॉपुलर होने के लिए लिख कर दिया था। साथ ही इस बाबा के दर्द को सुनिए। गैस को लेकर इस कदर अफरा तफरी हो चुकी है कि वाराणसी में 35 साल से चल रही मां अन्नपूर्णा मंदिर की रसोई बंद हो गई। यहाँ हर रोज 12 से 15 हजार भक्तों को भोजन और प्रसाद मिलता है, लेकिन अब गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण इसे भी बंद करना पड़ा। सोचिए, ऐसा किसी और की सरकार में नहीं हुआ जो भाजपा की सरकार में हमें देखने को मिल रहा है। तो लगभग 2 से 3 दिन से ये भी बंद कर दिए हैं। अब इस समय देखा जाए 2 यूनिटों में, एक यूनिट में कुछ हमारे पास जो गैस थी, थोड़ी बहुत मिट्टी तेल था या कुछ और भी व्यवस्थाएं थीं, उससे हम अपनी व्यवस्था चला रहे थे, जिसमें आज 2 से 3 हज़ार लोगों को भोजन दिया गया है सुबह, और लगभग यूनिट बंद होने के कगार पे है। एक यूनिट आज सुबह से बंद है, जिसमें गैस की एकदम दिक्कत है, एक भी सिलेंडर नहीं है। पब्लिक जो दर्शन करने आ रही है या जो यात्री आ रहे हैं,
या जो गरीब सोशल मीडिया पर चल रहा है बीजेपी के द्वारा अगर कुछ भी होता है हिंदू धर्म या किसी भी पूजनीय देवी देवता के बारे में तो हिंदू खतरे में नहीं होता, साफ बात। इतना ही नहीं, जब एक रिपोर्टर लाइन में लगी महिला से पूछती है तो महिला रो पड़ती है और बताती है कि मेरे घर में गैस नहीं है, बच्चे भूखे हैं। कब तक हम लोग ऐसे काटेंगे अपनी जिंदगी को? क्या गरीब लोगों के जीवन का कोई वैल्यू नहीं है? ड्यूटी नहीं जा पाएंगे तो गैस के लिए क्या खिलाएंगे बच्चों को? भावुक हो रही है, रो रही है, कितनी दिक्कत आ रही है बताइए। एक हफ्ते से दौड़ रहे हैं, गैस नहीं मिल रही है। क्या खिलाएंगे बच्चों को? क्या आदमी कमाएंगे? ड्यूटी करेंगे, गैस बनवाएंगे, 7,000 का सिलेंडर है, क्या करेगा आदमी? और यहाँ ये बताया जा रहा है कि सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक हफ्ते से दौड़ रही हूँ सर, गैस नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे बताइए? बच्चों को कहाँ से बाहर से कैसे? वही पराठा 20 का देता है, वही 40 का दे रहा है, क्या खिलाएंगे? जब कमा नहीं पाएंगे तो क्या खिलाएंगे बच्चों को? साथ ही रूस के ऊर्जा मंत्री की यह बात सुनिए जिसने कहा है कि पुतिन भारत को सिर्फ 50 प्रति बैरल में तेल बेच रहा था। भारत ने अमेरिका के दबाव में रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन अब भारत को अमेरिका से रूसी ऊर्जा खरीदने की छूट मिली है। रूस अब भारत से कह रहा है कि वो अब कोई छूट नहीं देगा क्योंकि प्रतिबंध हट गए हैं और अब भारत को रूस की जरूरत है। अब कीमत 90 प्रति बैरल होगी। अगर ये सच है तो ये आजादी के बाद से भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी हार मानी जाएगी। We are paying some economic price for it, but the winner, hands down, is Putin. Yeah. Hands down. Let me give you one example, just because how big energy an issue it is. 2 weeks ago, Putin cannot sell all of his oil. A portion of it is just basically in storage. And the oil that he is selling, he's selling at a steep discount. So when the oil price in January is 60, he's selling it for like 50, 48, 49, 50, 51, somewhere like that. Now you wake up a couple of days ago, on Friday, the same day we reported that he's helping the enemy, we waived the sanctions so India can buy Russian oil. Now the Russians tell the Indians, whoa, no more discounts. Why should I discount? You need me right now, so you don't want to buy it? Fine, don't buy it. And I'm not under sanctions. It's not risky. And why take off the sanctions? Because we have to have the oil. अब सोशल मीडिया पर चल रहा है इस देश के मनुवादी अंधभक्तों को कितना भी सच बता दो उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। एक और व्यक्ति लिखता है, अच्छा है ना दे डिस्काउंट का फायदा कौन सा देश की जनता को ट्रांसफर हो रहा था? वो तो अंबानी और सरकार खा रही थी। अब अगर सरकार ने पेट्रोल डीजल गैस के दाम और बढ़ाए तो फिर ये दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। साथ ही साथ अगली खबर गलगोटिया यूनिवर्सिटी से है जहाँ पर एक बच्चे का दिमाग देख गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले इन बच्चों की प्रतिभा देखकर शर्म से सर झुका लेंगे। कक्षा 4 से 8 तक में पढ़ने वाले प्रांशी कुमारी, आशी, रंजना, कार्तिक शर्मा और आदेश कुमार ने अपने कमाल से दुनिया को अचंभित किया है। अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा स्कूल के इन बच्चों ने F-22 रैप्टर का मॉडल तैयार किया है। लड़ाकू विमान का यह मॉडल आसमान में फर्राटा भरता है और धरती पर खड़ी एक छात्रा इसे रिमोट से कंट्रोल करती है। ऐसे बच्चों को सरकार आगे सपोर्ट करके ऊपर तक ले जाना चाहिए ताकि आगे चलकर यही बच्चे भारत को एक नई दिशा में ले जाएंगे। साथ ही एक और बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी सेना ने यूएई के शहरों में स्थित बंदरगाहों, गोदियों और गुप्त ठिकानों से ईरान के मूसा द्वीप पर मिसाइलें दागी हैं, जिस पर वहां के कमांडर ने साफ धमकी दी है कि हम यूएई के नेताओं को सूचित करते हैं कि ईरान अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्र की रक्षा के लिए यूएई के कुछ शहरों में स्थित जहाजरानी बंदरगाहों, गोदियों और अमेरिकी सेना के गुप्त ठिकानों को निशाना बनाएगा। हम यूएई के मुस्लिम नागरिकों और आबादी वाले क्षेत्रों से आग्रह करते हैं कि वे यूएई के शहरों में स्थित बंदरगाहों, गोदियों और अमेरिकी गुप्त ठिकानों को खाली कर दें ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। خود قرار داده است. به سران کشور امارات اعلام می‌داریم جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود می‌داند در دفاع از حاکمیت ملی و سرزمین خود مبدأ شلیک موشک‌های دشمن آمریکایی را در بنادر کشتیرانی अगली खबर एक कोरियन को लेकर बताया जा रहा है कि एक कोरियन भारत घूमने आया था। उसके पास बिहार से दिल्ली जाने के लिए कंफर्म टिकट थी, लेकिन कुछ अनपढ़ और जाहिलों ने उस कोरियन को उसकी सीट से जबरदस्ती उठाकर भगा दिया, जिसके बाद वो कोरियन बाहर गेट पर बैठ जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ आरपीएफ जवान आ जाता है, जिसके बाद कोरियन को उसकी सीट दिलाता है और उन लोगों को हटा देता है। सोचिए इसके बाद भारत के लोगों की बाहर देशों में क्या वैल्यू दिखेगी। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो देश का नाम बदनाम करने में लगे हैं। कम से कम इनका तो ख्याल करो, हमारे देश में आए हैं पहली बार और आप बैठे हैं लेट के जा रहे हो, कम से कम तो बैठना। साथ ही साथ ये खबर देखिए, कल कुछ टीवी न्यूज एंकरों ने जोर शोर से यह खबर चलाई कि ईरान ने भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है और उसी के बाद एक ऑयल टैंकर मुंबई पहुंचा। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत बताकर खूब प्रचार किया गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया कि यह खबर पूरी तरह भ्रामक है। जो ऑयल टैंकर मुंबई पहुंचा उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार ही नहीं किया, बल्कि टैंकर पहले से गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद था।
उस पर जो ईंधन लोड किया गया था वह असल में अफ्रीका के लिए था। यानी जिस खबर को कुछ एंकर भारत की डिप्लोमेटिक जीत बताकर जश्न मना रहे थे वह आखिरकार फेक न्यूज साबित। One question to the MEA, as Mr. Rajesh Sinha ji said, one oil tanker of India has moved. Does it indicate some sort of an arrangement we have got on safe passage? नहीं, ये जो आपको मैंने बताया जो ऑयल टैंकर जग प्रकाश है ये हॉर्मुज के ईस्ट में था, so it doesn't have to cross the Hormuz to go. It is actually lying on the east. और ये इंडिया नहीं आ रहा है, ये अफ्रीकन किसी कंट्री में इज कैरिंग गैसोलीन वगैरह कुछ एयर गैस वगैरह लेके जा रहा है, गोइंग टू अफ्रीका, गोइंग देयर, बट इंडियन फ्लैग।